एग्जाम्पल हम लोग यहाँ एम्स्टर्डम बैठे हुए हैं और बाहर 2 लोग निकले और जैसे फॉर एग्जांपल एक साइकिल और एक कार निकली आमने सामने और उन्होंने एक दूसरे को ऐसा देखा कि वाई आर यू कमिंग इन द रॉन्ग वे। तो एज अ भोपाली मैं किसी आपको आके ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसा हो गया, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि उसने साइकिल रोक के उसको चांटा मार दिया। फिर आप अगर भोपाली हो तो आप अगले चौराहे पे जाके बोलोगे कि वहाँ हाथापाई हो गई, फिर वो अगले चौराहे पे जाके बोलेगा कि ज़मीन पे लौट के हाथापाई होगी, पुलिस आ गई। तो ऐसे वो किस्सा कभी तक आखिरी चौराहे तक आ सकता है कि गोली भी चल सकती है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ थांबा विद लांबा। और आज है मेरे साथ यूथ आइकन, आज की डेट में इन्होंने आग लगाई हुई है। कुल्लू भाई, मतलब वैसे तो इनका नाम है आदित्य कुलश्रेष्ठ, कुल्लू भाई भी नाम से जाना जाता है, राइटर ओपी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो कुल्लू भाई बताइए, आपके और कितने नाम हैं? और 5-6 हैं, अभी डिस्क्लोज करते जाऊंगा धीरे धीरे जैसे करियर आगे चलेगा, बट मोस्टली कुल्लू है, कुल्लू ही सही है। और बड़ा मज़ा आ रहा है, आज आखिरी दिन है फाइनली मेरे यूरोप ट्रिप का। और बाकी सब लोग यहाँ पे जितने भी कॉमेडियंस हैं वो यूरोप आते हैं पैसा कमाने के लिए, मैं इकलौता हूँ जो गंवाने आया हूँ। क्योंकि मैं शो करने नहीं आया था, मैं सिर्फ घूमने आया था। मैंने कल आपकी रील देखी, वो स्प्लिट वाइज में। बहुत ही फनी है वो एकदम सत्य घटनाओं पे आधारित है। क्योंकि आप जब ज़्यादा, जैसे मैं जितने फ्रेंड्स के साथ आया था कॉमेडियंस के साथ, हम लोगों ने इतना ज़्यादा खर्चा किया और फिर आप जब हिसाब लगा रहे हैं तो ये लोग सब वापस चले गए इंडिया, मैं यहीं पे बचा हुआ हूँ। तो आप गुस्सा होकर लीव द ग्रुप नहीं कर सकते? पैसे तो देना ही पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, बट बहुत मज़ा आ गया। आप बताओ कैसे चल रहा है? बस सर एकदम बढ़िया चल रहा है। थोड़े सालों नहीं 4 महीने पहले, 6 महीने पहले बेसिकली सुहानी के साथ थांबा विद लांबा स्टार्ट किया था। और आज कहते हैं, लोग कहते हैं 3 हो गया 13 हो गया इज नॉट अ गुड नंबर, बट मेरे लिए हमेशा 3 और 13 हमेशा बहुत लकी रहे। एंड टुडे इज माय 13th एपिसोड। अरे वाह 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 वाह, ये एक कवर अप करने के लिए बोल रहे हैं, हूँ तो मैं अपशगुन, उसमें कोई बात नहीं। नहीं सर, मैं सच्ची कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल माय लकी नंबर। कैसा लग रहा है सर एम्स्टर्डम आके? बहुत अच्छा लग रहा है एम्स्टर्डम आके। पिछली बार आए थे तो सुमित भाई ने हमको पहले ही हाईजैक कर लिया था आते से ही कि चलो यहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो, पूरा घुमाया, तो मज़ा आ गया था पिछली बार। एम्स्टर्डम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मतलब जब आप पहली बार इंडिया से निकलते हो तो ऐसी चीज़ें आपने देखी नहीं होती हैं, तो आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाता है। तो एम्स्टर्डम बहुत सुंदर है, काफ़ी मतलब अलग टाइप का शहर है, ऐसा कोई दिखा नहीं मैंने आज तक। तो पर आप जब आए थे लास्ट टाइम तो आप कह रहे थे पेरिस बेटर है एम्स्टर्डम से, अभी भी? हाँ, अभी भी मैं मतलब कहना चाहूँगा कि अब बेटर की बात नहीं है। एम्स्टर्डम इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटीफुल एंड पेरिस इज़ डिफरेंट। पेरिस इज़ थोड़ा आर्टिस्टिक, थोड़ा वाइब वहाँ की थोड़ी, और वो थोड़ा प्रॉपर बड़ा शहर है। एम्स्टर्डम स्टिल लुक्स लाइक अ स्मॉल टाउन, लाइक जिस एरिया में मैं रहता हूँ, ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ के लोग चिल करते हैं ज़्यादा। पेरिस में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि, और चिल करते भी हैं यहाँ पे। हाँ, पेरिस फिर भी थोड़ा सीरियस जगह है, थोड़ा सीरियस, मतलब वो बेसिकली भोपाल है और दूसरा इंदौर है। हाँ। काफ़ी खतरनाक उपमा दे दी इन्होंने, अब मैं डिफेंड भी नहीं कर सकता, आगे बढ़ जाता हूँ इससे चुपचाप। नहीं, पेरिस के बारे में मैंने पढ़ बहुत रखा है कि सारी नॉवेल्स में, ये जितने भी राइटर्स में पढ़ता था, सब लोग पेरिस को बहुत डिस्क्राइब करते थे शायद। और जैसे गौरव भाई में बता रहे थे कि यूरोप में आदमी जिस शहर में पहली बार लैंड होता है उसको वो शहर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पहली बार ही देखता है वो। तो बस वही है इसलिए। बट एम्स्टर्डम सुंदर है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बहुत बढ़िया उपलब्ध हैं, जिनके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकती। तो ठीक है, करेंगे फन कवर उसको भी। बट सर, भोपाल से सर मुंबई का रास्ता, हाँ जी सर, कैसा था सर? बढ़िया था यार सर। मुंबई तो अभी आया हूँ मैं, पिछले 1 साल पहले शिफ्ट हुआ हूँ, कॉमेडी करते हुए 7-8 साल हो गए। तो भोपाल में 2016 में ओपन माइक चालू हुए थे और मेरे को करना था, और मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और मेरे को पता था कि ये करनी नहीं है मुझे, ये तो हो नहीं पाएगी। तो मैंने ओपन माइक्स करने चालू किए, तो वो ठीक हो गए। फिर एक रेडियो स्टेशन था, उन्होंने बोला कि आप आरजे बनना चाहते हो हमारे यहाँ क्या? मैंने कहा बनना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी तनख्वाह इंजीनियरिंग से मिलेगी उससे ज़्यादा ये लोग दे रहे थे। मैंने कहा डन। तो मैं 3 साल रेडियो किया, फिर 1 साल इंदौर में एक यूट्यूब चैनल का काम किया। फिर मेरा बहुत बोर हो गया था कि छोटे शहर में एक टाइम के बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मुंबई जाते हैं, तो मुंबई चला गया मैं। मुंबई में मैं जाकिर भाई से मिलने गया था जस्ट ऐसे कि देखता हूँ कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या। तो उन्होंने बोला कि अरे एक शो है, तू लिख ले अगर तू फ्री है। तो मैंने कहा भाई मैं फ्री हूँ। तो मैंने लिख लिया वो शो का नाम था फर्जी मुशायरा। और वो शो चल गया थोड़ा सा। हाँ। तो लोगों को ये भ्रांति हो गई कि मैं ठीक ठाक लिख लेता हूँ। तो थोड़ा बहुत काम मिल गया। बट फर्जी मुशायरे की वजह से आई शिफ्टेड टू बॉम्बे फुल टाइम। आई कुड लाइक टेक दैट डिसीजन ऑफ शिफ्टिंग टू बॉम्बे।
बट सर लिखने के लिए तो आपने अपने 12th क्लास में भी अपना पहला प्ले लिख के उसका एक्ट भी किया था। अरे भाई साहब, आपने कहाँ से पता कर लिया ये सब? हाँ हाँ, तो 12th क्लास में तो बॉयज़ स्कूल में ना अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि बॉयज़ स्कूल में आपको, जब तक आप बॉयज़ स्कूल में या तो बहुत बड़े टॉपर नहीं हो, हाँ जी। या आप बल्कि दिखते बड़े नहीं हो, हम्म। तब तक नोबडी नोटिसेस यू, बिकॉज इधर स्ट्रेंथ और इधर नॉलेज, और मेरे पास दोनों ही नहीं था स्कूल में। तो मैं इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्विंस पीपल दैट आई कैन एक्ट एंड आई कैन राइट। 12th क्लास में जब मैं एकदम सीनियर, कि मुझसे सीनियर कोई भी नहीं है अब, हाँ हाँ। तब हमने वो प्ले लिखा था। वो काफ़ी अच्छा प्ले था। पर क्या था भाई वो प्ले? वो हरिशंकर प्रसाई जी का एक व्यंग है, भोलाराम की आत्मा करके, उसको हमने चेंज किया था थोड़ा सा। तो वो उस पर व्यंग है कि एक आदमी मर जाता है और उसको उसके, शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, वो ऊपर स्वर्ग में जाता है और उसको वहाँ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो वहाँ पे जब नीचे आके देखता है तो वो जिंदा रहता है इन द डॉक्यूमेंट्स, पेंशन वगैरह के लिए। अच्छा अच्छा। तो उसको मजा हुआ, तो उसको डेथ सर्टिफिकेट देना होता है ऊपर शायद स्वर्ग में, लेकिन इंडिया में लोग उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाते ही नहीं है, सो दैट उसकी पेंशन आती रहे, उसकी वो सब चीज़ें चलती रहे। तो ऐसा फनी नाटक था, हमने तो बहुत फनी कर दिया था उसको। किसी को मैसेज नहीं मिला, बस मजा बहुत आया। नहीं, पर जैसे आप कैंपियंस हाँ। बॉयज़ कॉलेज में थे, हाँ, स्कूल में थे, बॉयज़ right? स्कूल में थे। तो ऐसे आइडियाज़ लेके आना, तो क्या आप लोग की अलग से क्लासेस होती थी इन सब चीज़ों की, कि बस आपने बोला यार मेरा तो ये पैशन है, मैं कर रहा हूँ? ना, तो टीचर्स डे था मोस्टली। टीचर्स डे के टाइम आपको एक एक चीज़ करनी होती है, या तो कुछ लोग हैं जो सॉन्ग प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग डांस प्रिपेयर करते हैं। तो इस बार था कि स्किट करते हैं, करके देखते हैं कैसा होता है। तो हर साल एक स्किट होता था, तो इस साल हमको मिल गया वो, और मेरा थोड़ा सा उस टाइम पे हो गया था कि अच्छा ये कर सकता है, लिख सकता है, और मैं फिर लिख के ले गया। तो मोस्टली तो दैट्स वाई, इसलिए हो गया वो। तो ये तो आपने 12th में किया, उसके हाँ। बाद इंजीनियरिंग में भी जाके कुछ ऐसे इंजीनियरिंग में हमारा कॉलेज बहुत ही एकदम बिल्कुल पढ़ाई ओरिएंटेड कॉलेज था। कौन से कॉलेज में? LNCT करके एक कॉलेज है। हाँ, हाँ। तो वहाँ सिर्फ पढ़ाई होती है, वहाँ और हाँ। कुछ नहीं होता। मतलब मोस्टली अगर आपको सिर्फ पढ़ाई और प्लेसमेंट चाहिए, जो कि चाहिए भी होना चाहिए बहुत सारे लोगों को, वो उसके लिए लोग बाग वहाँ जाते हैं। वो बिल्कुल सोशल कॉलेज नहीं है जैसे कॉलेजेस दिखाए जाते हैं, या फिर दूसरे भी मेरे दोस्तों के जैसे कॉलेजेस हैं कि इवेंट्स हो रहे हैं, सोसाइटीज़ हैं, ड्रामा सोसाइटी, वो सब कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जस्ट आप पढ़ाई करो, कोडिंग तैयार करो और आप कंपनी में जॉब करो। तो इसलिए मैं कॉलेज से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मेरे को फिर रेडियो स्टेशन और ओपन माइक जो है वो एक आउटलेट में लगा कि भाई यहाँ जाके मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपने आर्टिस्ट ही उसको। बट वो शुरू का फर्स्ट ईयर तो वॉज वेरी बैड, बिकॉज मेरे को हमेशा मन रहता है कि मैं कुछ ना कुछ परफॉर्म करता रहूँ, कुछ लिखता रहूँ। बट एक साल एकदम इंटेंस कॉलेज लाइफ स्टाइल, वो भी इंजीनियरिंग वाली, सुबह 9 बजे जाना, शाम को आना, तो काफ़ी ख़राब था। आपका कोई रैगिंग वैगिंग हुआ? नहीं, हमारे वो LNCT बिल्कुल तो बहुत ही सीधा कॉलेज है। बहुत सीधा कॉलेज है। और वो मतलब ये अच्छी बात है वहाँ की कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट एंटी रैंकिंग पॉलिसीज, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब पॉसिबल ही नहीं था जब हम लोग थे, तो अभी भी नहीं है पॉसिबल। अच्छा। तो रैगिंग तो नहीं हुई, बट लेकिन वही है कि कॉलेज के बाहर बातचीत होती रहती है। रैगिंग तो मेरे ख्याल से नहीं हुई, ना स्कूल में हुई ना कॉलेज में हुई, तो ठीक रहा अभी तक तो। तो फिर आप रेडियो जॉकी वाले, हाँ। तो घर वालों का क्या था, मम्मी का आपके, कि वो तो पुलिस हाँ, में थे? हाँ, तो मम्मी पुलिस में है, और मतलब उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है, बिकॉज उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट है, लिखने में इंटरेस्ट है, बचपन से घर से माहौल दिया उन्होंने। लेकिन उनका ये था कि भाई देखो, पढ़ाई पूरी करनी है और पैसे चाहिए। पैसे के बिना कोई आर्ट नहीं होता, क्योंकि एक सारे आर्ट जो है ख़त्म हो जाते हैं अंटिल यू डोंट मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो उनका हमेशा से बचपन से स्ट्रेस रहा है कि यू हैव, नो मैटर व्हाट यू डू, यू हैव टू अर्न अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, सो दैट ईयर। और उन्होंने मेरे को बड़ी खतरनाक बात बोल दी थी बचपन में। तो मुझे ना बचपन में शादी करने का बहुत शौक था, तो मैं कह रहा था शादी करनी। तो मेरी मम्मी ने मेरे को कह दी थी कि जब तक तुम ढंग से पैसा नहीं कमाने लगते तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। अच्छा। तो मैंने कहा कि यार, और मुझे करनी थी शादी। तो मैंने स्ट्राइव ही किया कि मैं पैसे कमाने लग जाऊँ। और फिर जब मैंने पैसे कमाने लगा तो फिर मेरा मूड चेंज हो गया कि अब रहने देते। तो मम्मी का ये था कि कर लो जो करना है, बट टेल अस कि कितने पैसे आ रहे हैं। फिर एक टाइम बाद जब प्रॉपरली उन्होंने देखा कि नहीं, प्रॉपर एक करियर बन रहा है, तो वो तो हमेशा से सपोर्ट ही करती है। तो पर शादी करनी थी तो कोई था भी जिसके साथ करनी थी, कि मतलब? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था। मेरे को बस शादी, ओवरऑल शादी कॉन्सेप्ट पता है 2 सेकंड का ब्रेक आया था। देखो, थी जो भी है, रहते हैं जिंदगी में, लोग तो रहते ही हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं थे। जब मैं बात कर रहा हूँ छोटा जब मैं था, तब कोई नहीं था। बाकी फिर आते जाते रहते हैं लोग बाग, तो क्या करें, जीवन का सार है सब। आपका एक स्टेटमेंट है, मैं क्या? शायद सही बोल पाऊंगा कि नहीं, बट स्टैंड अप कॉमेडियंस आर, हाँ, और फिलोसफी, ये मैंने कहीं पढ़ा था। मतलब मेरा स्टेटमेंट नहीं है, अच्छा। किसी और का फिलोसफर, कि स्टैंड अप कॉमेडियंस आर जस्ट फनी फिलोसफर्स, कि हम लोग कि जस्ट हम लोग we talk about the things which nobody is talking about। और मोस्टली कॉमेडियंस ऑलवेज हैव, जैसे कुछ भी बात हो रही है तो कॉमेडियंस उसका एक थर्ड POV लेके आते हैं। बिल्कुल। कि सब लोग फ्लाइट में बैठे हैं, सब लोगों के घर में पापा हैं, सबके घर में वो है, लेकिन कभी भी किसी ने उस एंगल से नहीं देखा। तो स्टैंड अप कॉमेडी एक बहुत
इंटरसेक्शन है ऑफ रिलेटेबिलिटी एंड ये बात कैसे बोल दी कि इंसान को ये भी लगना चाहिए कि यार ये मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, ये मेरे साथ भी होता है, लेकिन ये इसने कौन सा नया एंगल सोच लिया। तो वो उसलिए लाइन थी, बहुत पुराने से इंटरव्यू से आप निकाल के लाए हो। मुझे याद नहीं थी मैंने ऐसा क्या बोल दिया था। नहीं बट नहीं बात एक 12th क्लास से और देखा जाए तो ये शिफ्ट या ये उत्सुकता, लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू दीस थिंग्स सर? तो उत्सुकता वगैरह मेरे को हमेशा से बचपन से थी। सिंस आई वॉच्ड लाफ्टर चैलेंज मैंने देखा, और राजू भाई मतलब मैं आई कंसिडर हिम, आई एम अ कॉमेडियन बिकॉज ऑफ राजू श्रीवास्तव। तो आई सॉ हिम एंड आई वाज लाइक कि ये कैसा आर्ट फॉर्म है ये। तो मैं बचपन से आई वांटेड टू डू समथिंग। सबको एक अटेंशन का तो चाह रहती है, तो बट मैं ना स्पोर्ट्स में अच्छा था, ना मैं पढ़ाई में अच्छा था, ना मैं अपने ये ओलंपियाड्स में अच्छा था, ना मैं गाने में अच्छा, ना डांस में अच्छा। तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे अटेंशन मिलेगा। फिर मैंने लाफ्टर चैलेंज देखा, मैंने कहा ये क्या आर्ट फॉर्म है यार कि जस्ट खड़े होकर आप बातें कर रहे हो और 300-400 लोग आपको देख रहे हैं जस्ट, और आपसे इंप्रेस हो रहे हैं। मैं कहा ये करना है। तो मैंने राजू श्रीवास्तव जी के पूरे एक्ट्स रट लिए और ऐसे ही घरों में महफिलों में सुनाने लगा, और मुझे वो बहुत सही लगने लगा कि यार ये एक्ट सुनाना। तब तक मेरे को ऐसा कभी सोचा ही नहीं था मैंने कि मैं खुद का कुछ एक्ट बना पाऊंगा। मेरे को लगता था ये बहुत ही अलग तरीके का आर्ट फॉर्म है, बट मैंने कहा कि ये चीज़ बहुत सही है। मतलब स्टेज पे खड़े होकर मेरे को सुनाने में किससे बड़ा मजा आता था। और वैसे भी एज अ भोपाली आपका किस्से सुनाने का बहुत ज़्यादा रहता है। आपको मैं भोपालियों के बारे में बताता हूँ एक बात की। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ एम्स्टर्डम बैठे हुए हैं और बाहर 2 लोग निकले, और जैसे फॉर एग्जांपल एक साइकिल और एक कार निकली आमने सामने, और उन्होंने एक दूसरे को ऐसा देखा कि वाई आर यू कमिंग इन द रॉन्ग वे। तो एज अ भोपाली मैं किसी आपको आके ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसा होगा, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि उसने साइकिल रोक के उसको चांटा मार दिया। फिर आप अगर भोपाली हो तो आप अगले चौराहे पे जाके बोलोगे कि वहाँ हाथापाई हो गई। फिर वो अगले चौराहे पे जाके बोलेगा कि ज़मीन पे लौट के हाथापाई हो गई, पुलिस आ गई। तो ऐसे वो किस्सा कभी तक आखिरी चौराहे तक आ सकता है कि गोली भी चल सकती है यहाँ पे। एंड द किस्सा हैज़ टू बी वेरी बिलीवेबल, कि आपको उसको बिलीवेबल बना के बताना है कि ये हो गया वो हो गया। और वहाँ से आ रहे तो पुलिस ने मेरे को पूछा कि आपने देखा क्या? मैंने तो बोला मैंने नहीं देखा, ये वो कि और साइड की बातें बताओ ताकि बीच वाला इवेंट जो है सच लगे। सारी बातें बताओ कि फॉर एग्जाम्पल तो भोपाली में जब हम भोपाली में इसको छोड़ना बोलते हैं, छोड़ना, सामने वाला लपेटता है। तो उसमें इतना मस्त रहता है कि यू ऑलवेज हैव टू कम विद अ बैक स्टोरी। जैसे मुझे अगर ये कहानी सुनानी कि यहाँ पे साइकिल और कार की टक्कर हो गई, आई विल नॉट से कि आई वाज स्टैंडिंग यार उस कार पर, यार मैं फ्राइज खा के आ रहा था और नीचे देखा मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। तो आदमी को बिलीवेबल लगता है स्टोरी कि ये अपनी बात बता रहा है, रैंडम बात नहीं बता रही। दिस इज नॉट द फोकस। मैं आ रहा था यार, मैंने कहा लेट हो गया यार, पाजी के पॉडकास्ट में जा रहा था, लेकिन और मैंने कहा लड़ाई हो रही है। तो एकदम तो ये ट्रिक्स हैं जिससे हम लोग झूठे किस्सों को सच बताते हैं। तो मोस्टली वो मेरे को उसका शौक था। तो फिर जब पहली बार ओपन माइक में स्टैंड अप कॉमेडी मैंने, जब तक जाकिर भाई आ गए थे, जब तक मैं बड़ा हो गया था 12th क्लास में था, जाकिर भाई आ गए थे, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी ग्रो हो गई थी। मेरे को था यार ये तो करना है, ये कुछ अलग चीज़ है। फिर ओपन माइक जब हुए तो मैं करके देखा तो वो हो गया। मतलब मैंने कभी ऐसे कॉन्शियस डिसीजन नहीं लिया कि मैं करूँगा, लेकिन जब वो पहले ओपन माइक किया, वहाँ से लोगों ने पसंद किया, बुलाने लगे लोग इधर उधर, तो शिफ्ट हो ही गया वो धीरे धीरे होता होता। बट आपने जैसे सुरमा भोपाली की बात करें, सुरमा भोपाली के नाम से फेमस है, कोई ऐसा किस्सा बताइए ना जो आपने भी सुना और आज भी बोलते हो साला कैसे कोई ऐसे इतना छोड़ सकता है? अरे सर ऐसे रैंडमली मेरे ही खुद के बहुत सारे किस्से हैं जो मैंने झूठ बताया हुआ। तो मैं अपने, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भोपाल में ऐसा वो है कि जैसे एज अ मैं अगर भोपाली हूँ और आप भी भोपाली हो और आप मेरे को कोई किस्सा सुना रहे हो और मुझे पता है कि ये झूठ है, तो मैं वो नहीं करूँगा कि मैं उसकी इनकन्सिस्टेंसीज पे आपसे सवाल नहीं करूँगा कि अभी आप लंदन में थे फिर आप कहने लगा एम्स्टर्डम, तो मेरे को सुनना है पूरा किस्सा उससे। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, अजीब अजीब किस्से, जिसमें बीच में किसी ने, मेरा एक दोस्त है वो दुबई गया, भोपाली है, वो दुबई गया, दुबई में 20 दिरहम में वो जूते ले आया नाइकी के, जबकि 20 दिरहम में कुछ भी नहीं मिलता दुबई में। 20 दिरहम में ले आया दुबई में, वो बुर्ज खलीफा के उससे मिल लिया जो CEO है रैंडमली। सबको पता है जो सुन रहे हैं, लेकिन इट्स अबाउट कि कैसे सुना रहा है वो किस्सा। कि अब उसने ये तो क्लेम कर दिया कि मैं बुर्ज खलीफा के CEO से मिला हूँ, अब हमको सुनना है कि तू पहुंचेगा कैसे वहां तक। कि मतलब बोल तो दिया, फंस गया, अब तेरे ऊपर है कि तू अब पहुंचा हमको वहां पे, कि तू कहाँ पे मिला, लॉबी में मिला, अब वो बुर्ज खलीफा का मालिक शेख है या फॉरेनर है, अब तेरी क्रिएटिविटी भी देखते हैं। ऐसे ही होता है। नहीं बट आपने ये दोस्त कर रहा है, आपका तो बताइए जिसमें आपने हिला दिया, आप फंसे बट निकल गए। तो जाकिर भाई मेरे से बहुत मजाक करते थे, जाकिर भाई को पता, क्योंकि जाकिर भाई बहुत रहे हैं भोपालियों के साथ, तो उनको मेरी आदत पता है। तो जब भी वो मेरे को देखते हैं कि मैं थोड़ा इधर उधर जा रहा हूँ, वो मेरे को और पूछने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो रैंडमली वैसे 5 लोग बैठे होंगे, क्यों, जैसे
तथास्तु उनका स्पेशल आया नया, बड़ा फेवरेट स्पेशल और बड़ा अच्छा स्पेशल है। तो वो तो ऐसे मेरे से पूछते हैं क्यों, अरे कुल्लू तथास्तु कैसे बना यार अपना। मैं कह रहा हूँ, तो फिर मैं ऐसे पूरी कहानी सुनानी चालू करता हूँ कि यार मैं भोपाल बैठा हुआ था और जाकिर भाई ने शूट कर लिया, मेरे को फ़ोन करने लगे कि यार फंस गया एडिट, यार भाई बचा ले यार। मैं कहा भाई देखो मैं तो अभी भोपाल में छुट्टियाँ मना रहा हूँ, मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। कह रहे यार भाई देख ले यार, अभी डिलीवरी देनी है अमेज़ॉन को यार। मैं कहा ठीक है भाई, अगर आप भोपाल में भिजवा दे रहे हो सिस्टम, भोपाल में कर दूंगा, मैं मुंबई तो नहीं आ पाऊंगा अभी। तो फिर ऐसे ऐसे हम कोई भी किस्सा का बना सकते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी फिल्म स्टार के साथ वो करने को इंटरव्यू करके हमें आया, तो जाके मैंने बोला क्या बोल रही थी वो, अरे वो कह रही थी यार कि यार तुमसे अच्छा आदमी तो मिली नहीं आज तक बात करने में, यार बात करके ऐसा लगा कि इंटरव्यू खत्म ही ना हो। झूठ कहानी ज़बरदस्ती, बस वो क्रिएटिविटी का है कि आपकी क्रिएटिविटी फेक नहीं कितनी हो सकती है। तो भोपाली में स्टोरी इज़ नॉट द, आप कैसे वो स्टोरी सुनाओगे दैट्स द, और कहीं भी किस्सा सुनाने का ये होता है कि किस्से झूठे होते हैं मोस्टली, आप कैसे सुनाते हो है। मेरी इंजीनियरिंग भी भोपाल से है, तो जिस तरीके से अभी आपने बात की, मेरे पास स्कूटर होता था बजाज का स्कूटर इंजीनियरिंग टाइम पे, तो अपने मैकेनिक साहब होते थे जावेद भाई। हाँ बहुत बढ़िया। वो जावेद भाई के बाद खां ये कर दूंगा, खां इसको मैं कल आपका रॉकेट बना दूंगा, खां। भाई आप भोपाल में मैकेनिक्स के यहाँ बैठो इतना मजा आता है, और वो एक ऐसे करके चलाते थे स्कूटर। हाँ हाँ भाई। अब भोपाल में आप मतलब आप कैसे कैसे कम बैक से, मतलब आप सोचो कि एक आदमी गाड़ी निकाल रहा है, एक आदमी पार्किंग वाला आया कि अरे खुले दे दो मेरे को, तो कह रहा क्या करेगा इतने खुले का, कह रहा तेरी मैयत पे चढ़ाऊंगा। कि कमबैक तो देना जरूरी है, कमबैक। और सही बात है, मुझे लगता है कि भोपाल में शायद हर बंदा खुश भी है। हाँ खुश है, मतलब वो मतलब चाय दे दो उनको बढ़िया, 11 बजे दुकानें खुलती हैं, 4 बजे दोपहर की नींद के लिए चले जाते हैं, फिर शाम को 7 बजे दुकान खोलते हैं। चिल है भोपाल, बहुत चिल शहर है, मुझे बड़ा पसंद है। नहीं बहुत ही सुंदर है। आपके और जाकिर भाई की मुलाकात कैसे है? 2016 में जब मैंने कॉमेडी करनी चालू करी, तब वो उनका जस्ट वो वीडियो वायरल हुआ था व्हेन आई मेट अ डेली गर्ल वाला, और वो 2016 में टूर कर रहे थे अपना पूरा इंडिया टूर, फर्स्ट टूर था उनको, मैं अच्छे से याद है, मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, मैं जस्ट कॉमेडी करनी चालू की थी। 2017 या 16 की बात है, 17 की बात है, 2017 नवंबर, 19 नवंबर भोपाल में उनका शो था, कैंपियन स्कूल, मेरे स्कूल के ऑडिटोरियम में। अच्छा। और मैं अपने कॉलेज में था, कॉलेज में कुछ इवेंट करके भाग के आया टिकट लेके, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड की जाकिर भाई को तो देखना ही देखना है। और मेरे को इच्छा से ज़्यादा, मैंने उस दिन एक अपना जैकेट कॉलेज में छोड़ दिया था, तो वो मिला नहीं आज तक, सर्दी का जैकेट था बड़ा खतरनाक। तो आ गए हम लोग यहाँ पे, और दोनों हम लोग, मैं और नवीन शो अटेंड करने गए। और उस टाइम पे भोपाल में थोड़ा सा हो गया था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, तो उनको लगा ये करता है कॉमेडी, तो इसकी जान पहचान तो होगी पहले, जबकि मेरी कोई जान पहचान नहीं। और मैं उस टाइम पे जैसे जिस रेडियो में मैंने रेडियो मिर्ची बाद में ज्वाइन किया उसके, लेकिन रेडियो मिर्ची में मेरी बातचीत चल रही थी उस टाइम पे, तो थोड़ा रेडियो मिर्ची के लोगों को जानता मैं, लेकिन वो शो था वो ओवरऑल ऑल इंडिया रेड एफएम का था, तो मैं वहाँ भी बातचीत नहीं थी मेरी, रेड एफएम वाले से भी नहीं मेरे को पहचानते थे वो। और मैंने कहा कि अब शो वो हो गया, बहुत अच्छा शो हुआ, बहुत बढ़िया शो था। मैंने कहा कि यार अब सबको लगा था कि मैं तो मिलूंगा ही, क्योंकि मैं तो जानता ही हूँ, और मैंने भी भोपाली आदमी तो आपको पता ही है, मैं थोड़ी बहुत बात कर चुका था उसके पहले कि यार भाई ने बोला कि आओगे जाकिर, तभी मैं शो हाँ जाकिर मैंने कहा कि यार भाई पहले क्यों नहीं आया तो यार, और तेरे तो बिना तो होगा ही नहीं वो सब। तो मैं वो सब कर चुका था भोपाल में। मैं कहा यार अब अगर नहीं मिले तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने कहा क्या करूँ अब तो मुझे, क्योंकि वो मेरा स्कूल है और मेरा ऑडिटोरियम है, तो मुझे पूरा ग्रीन रूम के 3-4 रास्ते पता है अंदर से। तो पूरी ऑडियंस बाहर निकली, मैं चुपचाप से अंदर जाके चला गया कि मैं कहीं से ग्रीन रूम के आसपास आ जाऊँ तो देखता हूँ मैं। तो वो इतना सा दरवाजा खुला हुआ था ग्रीन रूम का, और अंदर जाकिर भाई दिखे मेरे को। मैं ऐसे देखा, जाकिर भाई ने बोला कि आजा अंदर आजा, और जाकिर भाई ने अंदर बुला दिया। और मेरे एक दो दोस्त अच्छे थे, और मेरे लिए तो मतलब नेक्स्ट लेवल ही मूवमेंट हो गया कि भाई जाकिर भाई ने बुला लिया, जाकिर भाई ने बात करी, जैसे बात करते हैं बड़े अच्छे से बात करी उन्होंने। मैंने पूछा कि भाई कैसा क्या है, और मैंने उनको तो अपनी धड़कन सुनाई कि भाई मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वो, और बहुत सारी रियल मोमेंट था, और उन्होंने बहुत मेरे को गाइडेंस दिया था, अभी भी देते थे, अभी मैं मतलब फंस जाता हूँ तो उन्हीं को फ़ोन करता हूँ। लेकिन मतलब वो जो उनने तो उस टाइम पे भोपाल में कोई भी कॉमेडी नहीं करता था, और कॉमेडी वॉज अ वेरी न्यू आर्ट फॉर्म इन द कंट्री ओनली, तो भोपाल में तो आप छोड़ ही दो, बट उनने एक स्ट्रेंथ दी कि नहीं होगा रेगुलर करना चालू करो, होगा, थोड़ा टाइम दो इस चीज़ को तो होगा। तो वो है, तो वो फोटो डाली, मैंने कहा चलो मेट माई ओल्ड फ्रेंड। तो उस दिन मेरी इज्जत बची थी, मैंने कहा अगर जाकिर भाई नहीं मिलते तो लोग कहते इसकी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन वो हो गया। फिर हम लोग फिर रेगुलरली जाकिर भाई जब भोपाल आते रहे, तो मैंने 2-3 बार ओपन करने का मौका मिला भोपाल में, फिर थोड़ी सी बातचीत हो गई, फिर बॉम्बे गए तो अब तो रेगुलर। तो फिर फर्जी मुशायरा कैसे मिल गया? फर्जी मुशायरा मैं बता रहा था आपको कि मैंने इंदौर वाली जॉब छोड़ दी थी, और मेरे को लगा था अब बॉम्बे जाना है, अब सब खत्म हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है छोटे शहरों में। तो मैं बॉम्बे गया, तो पहले मैं छुट्टी मनाने गोवा चला गया 4 दिन। गोवा से वापस आते हुए मैंने कहा मुंबई में देखता हूँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, जिन को पहचानते हैं उनसे मिलते हैं।
तो मैं जाकिर भाई से जस्ट मिलने चला गया कि भाई कुछ हो तो बताइए। तो उन्होंने बोला यार ये एक फ़नी शायरी का शो लिख रहे हैं हम लोग और तू लिख देगा क्या? मैंने कहा हाँ भाई लिखूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो ये लिख के लिया कुछ सैम्पल कल तक। तो मैं अपने हॉस्टल में रहता था बॉम्बे में, तो मैं अपने हॉस्टल चला गया और मैंने लिख लिए 10 शेर और मैं अगले दिन लेके आया जाके। मैं बोला कि डन। मैंने कहा ठीक है भाई कब से लिखना है? कह रहे बस अभी से। मैंने कहा नहीं मैं तो शाम को भोपाल जा रहा हूँ वापस। कह रहे कुछ नहीं भोपाल जा रहे हो तुम, यहीं रह रहे हो 4 दिन और रखो। फिर 4 दिन में हमने शो लिख दिया। वो शो बहुत अच्छा, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, इंस्टाग्राम पे बहुत चला, रील्स बहुत चली उसकी। और जाकिर भाई ने थैंकफुली मतलब मुझे बहुत प्रमोट किया उस शो में कि हमेशा जब भी वो उसके बारे में पोस्ट करते, जबकि राइटर्स को उतना ज़्यादा मैं देखता हूँ कि राइटर्स के बारे में बात नहीं करते लोग बाग, और राइटर्स प्रमोशंस में भी नहीं होते। बट जाकिर भाई ने ही टुक दैट स्टेप फॉरवर्ड कि उन्होंने जब जहाँ भी गए वहाँ पे बोला कि ये कुल्लू ने लिखा है, ये कुल्लू हैज़ बीन द पार्ट ऑफ इट। उन्होंने टैग करवाया, सबसे शेयर करवाया। तो वो एक बात। और सेट पे भी मतलब जितने भी गेस्ट थे वो मोस्टली जाकिर भाई के दोस्त थे या जाकिर भाई के सर्कल के लोग थे। तो उनसे मिलवाना, उनको बताना कि दिस इज द गाय। तो जितने भी लोग थे, गोपाल जी, कुमार वालुन भाई, तन्मय भाई, निशांत भाई, जाकिर भाई, इन लोगों ने सबने मुझको, हुसैन भाई, इन लोगों ने सबने मेरे को ऐसा एक घर जैसा रखा। और मैं बिल्कुल सेकंड थर्ड डे इन मुंबई एंड आई एम मीटिंग रिचा चड्डा एंड आई एम मीटिंग एवरीबॉडी लाइक वो वहीं से मैं तन्मय भाई से मिला जहाँ से उन्होंने बोला कि रिएक्ट्स पे आ जाओ। तो फर्जी मुशायरा वाज अ बिग चेंज फॉर मी। आपकी फेवरेट शायरी कौन सी? फेवरेट शायरी उसमें हमारी बहुत सारी है। तो एक हमारा शेर है कि ना उम्मीदगी के रास्ते से ज़रा हट के मिलो और दुनिया की भीड़ भाड़ से ज़रा कट के मिलो और बोर हो गया हूँ मैं थ्रीसम से अब तुम अपने बॉयफ्रेंड से डट के मिलो। एक गोपाल दत्त साहब ने गोपाल बोली जी। थी। तो हम लोग जो भी सबसे ज्यादा नॉटी शेर होते थे वो गोपाल जी को होते थे। और गोपाल जी हमारे साथ राइटर रूम में भी रहते थे। तो फर्स्ट सीजन हमने लिख लिया, फर्स्ट सीजन में भी गोपाल जी राइटर्स रूम में थे। सेकंड सीजन तो गोपाल जी और मैंने साथ में बैठ के लिखा। तो गोपाल जी तो इतने ज्यादा फनी है कि एक शेर हम लोगों को उसमें हम इतना हंसे थे कि बिना ऑडियंस के इंस्टा लाइव करता हूँ, तन्हाई में खुद ही को हाई फाइव करता हूँ और लगाता हूँ लिपस्टिक बिंदी आधी आधी रातों को, खुद ही को हस्बैंड करता हूँ, खुद ही को वाइफ करता हूँ। तो हम लोग ऐसे थे शेर लिखते थे, हमको समझ नहीं आता था कि ये क्या है भाई। ये बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। नहीं, फर्जी मुशायरा बहुत ही फनी है। बताओ, मैं एक अपने हिसाब से बोलूँ, फैमिली के बाद, बच्चों के बाद, वैसे ही आपका टाइम कम होता है, वो 10 मिनट में खत्म हो जाता है एपिसोड। उसको हमने यही कोशिश करी थी कि बिल्कुल क्विक रखें और 7-8 मिनट में बढ़िया और इजी थी। क्विक उसमें रीपे बहुत क्विक है कि 1 मिनट में एक शेर खत्म हो रहा है, फिर थोड़ी सी बैंटर हुई, फिर शेर खत्म हो रहा है, फिर बैंटर हुई। तो बड़ा मजा आया फर्जी मुशायरा में। फिर उसके बाद चलता गया काम। तो जैसे अभी आपने जाकिर भाई की बात की, राजू भाई की बात की, आपके पाकिस्तानी भी हाँ, उमर शरीफ साहब, आप उनके बिल्कुल रोल मॉडल मेरे तीन कॉमेडी। मैं द्रोणाचार्य कहता हूँ उनको कि जिनको आप देख के दूर से आप उनसे कॉमेडी सीखते हो। तो राजू जी को मैं देख के कॉमेडी सीखी। फिर मैं जब 11th-12th क्लास में था तो मैं 12th क्लास में, मेरे को अच्छे से याद है, मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे और मैं बहुत परेशान था किसी चीज़ को लेके। मेरे को अच्छे से याद है कि मैं रो रहा था किसी बात को लेके और मैंने ऐसे जस्ट टाइप करा इंटरनेट पे और मैं देखने लगा एक ड्रामा, बुड्ढा घर पे, उस ड्रामा का नाम है। और मैं इतना ज़्यादा हंसने लगा, मैंने कहा ये क्या टाइप ऑफ, उस टाइप की कॉमेडी मैंने सुनी नहीं थी, एकदम स्पॉन्टेनियस। और वो बोलने का तरीका उमर शरीफ साहब का, उसमें उनका बहुत फनी रोल है। तो बुड्ढा घर पे फिर मैंने उमर शरीफ साहब का जितना कंटेंट है ऑन इंटरनेट मैं सब पी गया। मतलब उनके जितने ड्रामा, जितने इंटरव्यूज़, जितने वो 2 साल पहले, पिछले साल उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मतलब मेरे को लगता है कि उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस है मेरे इसमें। तो आप मिल नहीं पाए ना नहीं मिल पाए, ना उमर शरीफ साहब से मिल पाया। तो बस कोई बात नहीं मिल पाए, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि मैं उनको जितना जान सकता था मैं जान चुका हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं मिल लेता तो भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। मैं ऑलरेडी जितना वो मेरे को दे सकते थे वो दे चुके हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। आप जाते थे राजू भाई का, आप कह रहे हैं मिमिक करते थे उनको। उसमें आपको उनका, जैसे मैंने लाफ्टर चैलेंज तो सच बोलूं तो उनके करके देखा, तो उनका वो शादी का खाने वाला एक्ट था उनका। कौन सा आप सबसे ज़्यादा मिमिक करते थे? शादी का खाने वाला सबसे ज़्यादा मिमिक करता था। फिर मैं मिमिक करता था कि गजोदा देख के आया है शोले। तो वो गजोदा देख के आया शोले, वो हल्चल करता था। फिर उसके बाद हम लोग करते थे एक उनका होटल वाला एक्ट था, जिसमें वो एक 5 स्टार होटल में एक आदमी जाता है। तो वो उसका क्रक्स ये था कि वो आदमी को भूख लगी है और वो अपने फैमिली को लेके एक 5 स्टार होटल में आया खाना खाने, नई बार, पहली बार। लेकिन वो मुद्दा ये है कि वो रेस्टोरेंट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पहले फॉर्मेलिटी इतनी कि वो होटल वाले पहले स्पा दिखा रहे हैं कि सर स्पा भी है, यहाँ पे जिम भी है। वो कह रहा है भाई हमको खाना खाना है। कह रहा है सर पहले आप पूल के साइड से चले जाइए। तो वो पूरा है कि वो फैमिली पूरी परेशान होती है। तो उनकी कहते हैं सर आप मेंबरशिप कार्ड बनवा लें। तो वो मेंबरशिप कार्ड बनवाने के लिए पहले फोटो खिंचवा रहे हैं चार लोग। इतना फनी है कि भूख लग रही बहुत बुरी और वो कह रहे हैं मेंबरशिप कार्ड सर, इसमें आप जब आज खाना खाएंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, फिर आप अगली बार खाएंगे तो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, फिर 5 पॉइंट, फिर 5 पॉइंट, ऐसे करके सर
आपके जब 3 लाख पॉइंट्स हो जाएंगे तो आप हमारी तरफ से एक फ्री में आपको आइसक्रीम मिलेगी सर। तो वो मैं कॉपी करता था, क्योंकि शादी का खाना वगैरह 2 लाइन मेरे को याद नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम क्या होता था कि शादी का खाना वगैरह सबको याद है कि रोटी उससे लटक रही है, अचार उससे रायते से मिले आया, तो वो इसकी पंचलाइन सबको याद होती थी। तो ये अगर मैं सुनाता था तो मज़ा नहीं आता, तो मैं ऐसे एक्ट लेके आता था जो राजू जी के जो लोगों ने जनरली सुने नहीं है। तो मैं ये वाला सुनाता था, होटल वाला। मेरे को याद नहीं, लेकिन मेरे को अच्छे से याद है कि उसमें ऐसा होता है कि बेचारा वो भूख से मर रहे होते हैं वो, और उनको फोटो खिंचवाने बोल जाते थे, कह रहे हैं वो आंटी फोटो खिंचा रही है पल्लू काट के कि ये क्या चक्कर है। बहुत बढ़िया, बहुत अलग टाइप का। एक उनका जो एक उनका जोक है राजू जी का कि हम राजस्थान के गाँव में जब परफॉर्म करने जाते थे तो औरतें बैठी हुई हैं पीछे और सामने अंकल बैठे हुए हैं घर के बड़े, और औरतों के मुंह घूंघट में। तो हम पता कैसे लगाएं कि हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं, तो वो कंधे से पता चलता है कि हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं। कह रहे और कभी बार ऐसा होता है कि औरतें जो हंस रही हैं पीछे वाली, लेकिन आगे जो अंकल हैं अब उनको नहीं पता स्टैंड अप कॉमेडी क्या है, तो वो औरतों को डांट देते हैं कि शर्म नहीं आ रही, हंस रही हो तुम, कुछ जरूरी बात कर रहा है सामने वाला, कुछ काम की बात हो रही है, उसका कुछ तजुर्बा है, हंस रहा है उसकी बात में। ये सब ऑब्जर्वेशन मेरे को लगता था राजू जी बहुत बढ़िया करते थे, ये मतलब अलग बात है। राजू भाई का जैसे आप बात करते हो, मेरे को मैंने उनसे बस एक बार चैट की थी और उनका रिप्लाई आया था, तो आई फील बैड कि मैं उनसे आगे बात नहीं करवाया। बट उनका एक जोक, दीपक वो जो दीपक न्यूज वाला जो लटक रहा है उसको कान में घुसेड़ लो। दीपक, ओ दीपक, बहुत भयंकर, बहुत ही मतलब इतने बारीक ऑब्जर्वेशन मुझे नहीं लगता कोई और कर पाएगा। नहीं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। देखिए, अब आपने इन सब से सीखा, पर मैंने जो पढ़ा, मैं मतलब अभी मुझे लग रहा है कि शायद मेरी पढ़ाई गलत थी, कि आपका शायद पहला सोलो ग्वालियर में हुआ। हाँ, वो पहले सही है ये? हाँ, सही है। पहला सोलो हमारा ग्वालियर में हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे एमपी सर्किट में मैंने उस टाइम में मुझे पता नहीं था कि कैसे कॉमेडी करनी होती। तो उस टाइम पे मैं भोपाल के ओपन माइक्स में बहुत किलविल करता था, मतलब बहुत, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था कि जनरली ओपन माइक्स में पोइट्री होती थी, स्टोरी टेलिंग होती थी, वो थोड़ी सी बोरिंग सी होती थी। और मैंने जाके वहाँ जोक्स कर रहा हूँ और एकदम बिल्कुल रिलेटेबल। मैं कॉलेज में था तो मैं कॉलेज वाले जोक्स करता था, तो वो बहुत चलते थे। तो उस टाइम में मुझे लगने लगा कि मैं बेस्ट आदमी हूँ, बहुत बेहतरीन आदमी। और तो मैंने वीडियो निकाल के, जबकि वीडियो निकालना होता है एक प्रॉपर 2-3 साल के जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कॉमेडी की, उसके बाद मैंने वीडियो निकाल दिया, एक 6 मिनट का इंटरनेट पर डाल दिया, और उस पर एमपी वाले लोगों ने थोड़ा सा 15-20 हज़ार व्यूज़ आ गए। और ग्वालियर में एक मॉल था, उसमें एक पब था, तो वो लोग रेगुलरली इवेंट्स कराते थे। तो उनका हमको मैसेज आ गया, उनका यूट्यूब वीडियो पे कमेंट आ गया कि वी वांट टू कांटेक्ट यू फॉर अ शो एंड वी वांट टू, ऑफ कोर्स आई वांट टू, व्हाई वुडंट आई। मेरे को लगा ये क्या सीन है यार। तो मैं बात करी उनसे, तो एक तो पहली बार पता ही नहीं है कि कोई बुला रहा है दूसरे शहर, वो सही आदमी गलत आदमी करवाता भी है इवेंट की नहीं करवाता। उसने बोला कि भाई आ जाओ आप, आपके पास कितना कंटेंट है। मैंने कहा भाई मेरे पास 30-35 मिनट है। क्या 30-35 मिनट से कम हो जाएगा, एक और कॉमेडियन को ले आओ। तो मैं दिल्ली से एक और कॉमेडियन मिलिंद कपूर नाम के हमारे दोस्त हैं, उनको मैंने पूछा, बहुत पुरानी बात, 2017 की बात है, 17-18। उन्होंने कहा चलते हैं भाई अपन। हम लोग अच्छे थे आदमी, हमने लिए थे 5,000 रुपये और ट्रेन की टिकट और होटल। और मतलब वो मेरे लिए उससे ज़्यादा खुशी की कुछ बात नहीं है कि मैं होटल में जब मैंने चेक इन किया है पहले शो के लिए अपने, बहुत ही छोटा सा होटल था, लेकिन मतलब वो खुशी का मैं बता नहीं सकता। आज मैं अच्छे से टूर करने जाता हूँ, लेकिन वो खुशी नहीं है जो पहली बार ट्रेन की टिकट, जब कहीं और से ट्रेन की टिकट आ गई ना, कि रैंडमली जिस शहर में जानते नहीं। फिर वहाँ हम शो करने गए, तो वो उन्होंने हमारे पोस्टर्स लगाए थे, बढ़िया वाले, अच्छे वाले, क्या बात है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए थे, क्योंकि वो तो प्रमोट ही कर रहे थे शो का। तो वहाँ पे हमने शो किया, शो अच्छा हो गया। पहला वाला मिलिंद भाई और मैंने शो किया था, वो बहुत अच्छा हो गया। तो उनको लगा कि रेगुलरली करवाते हैं। फिर उन्होंने हमको 2 महीने बाद फिर से बुलाया, और वो बहुत ख़राब शो हुआ। क्योंकि हम लोग उतने तैयार नहीं थे उस दिन, तुक्के में अच्छा शो हो गया। हाँ, तो मतलब कह सकते हैं कि पहला सोलो जो लंबा शो किया वो ग्वालियर में किया। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या मतलब तैयारी की, सेम ऑडियंस आ गई थी फिर से इनके? सेकंड में सेम ऑडियंस नहीं, हाँ, एक तो वो पहली बार जो थे, वो जो क्लब के ओनर्स थे वो लोग, और जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो लोग, वो सब हम लोगों को पहली बार सुन रहे थे, तो उन लोगों को भी बहुत मजा आया। मोस्टली तो वो ओनर्स के गेस्ट ही रहते हैं जनरली, तो वो ओनर्स के गेस्ट वगैरह वो सुन चुके थे एक बार पूरा, तो उनको मज़ा नहीं आया। दूसरी बार सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में शायद ग्वालियर में उस टाइम पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था, तो ज़्यादा लोग आ गए, तो थोड़ा मज़ा सा आ गया। सेकंड टाइम में पता नहीं क्या हुआ, सेकंड टाइम बहुत ख़राब शो था, मेरे को अच्छे से याद है, बहुत ही ख़राब शो था। हम लोग आखिरी टाइम तक ये सोचे थे, फिर दूसरे कमेडियन थे, एक देवांश भाई, उनको मैं लेके गया सेकंड टाइम के लिए, और सेकंड टाइम तो उनको लेके गया मैं, और हम लोग आखिरी, और उन्होंने हमको अभी तक पेमेंट नहीं किया है। सेकंड शो ख़राब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और हमको पेमेंट मिला नहीं है। अब हम सोच रहे हैं कि ये लोग पेमेंट देंगे कि नहीं देंगे, और हमारी सुबह ट्रेन है 8 बजे की वापस जाने की भोपाल वाले। अब हम कह रहे हैं कि यार अगर पेमेंट नहीं देंगे तो अपन भोपाल नहीं जाएंगे, ठीक है। रात में हम ये सोच के सोएं कि सुबह तक तो पेमेंट आ जाएगी, वरना हम बोर्ड ही नहीं करेंगे ट्रेन। लेकिन अब बोर्ड भी करने इतने पैसे खुद के पास भी नहीं कि खुद की ट्रेन करके चले जाओ भोपाल।
तो हम लोग सुबह स्टेशन में बैठे, मेरा देवांश भाई कि पैसे तो आए नहीं है, क्या करें, ट्रेन में बैठेंगे नहीं बैठे, बैठेंगे नहीं बैठे। मैं कहा आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है चल के देखते हैं जरा। फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए कि चुपचाप चले जाओ, पैसे आए ना आए लेकिन घर तो पहुंच जाए अपने। तो हम लोग ट्रेन में बैठ के आ गए थे। पैसे आ गए थे लेकिन शो बहुत ही ख़राब था, मतलब काफ़ी इतना ख़राब शो नहीं किया मैंने कभी। तो जॉब तब तक आप छोड़ चुके थे कि नहीं? ये तो जॉब तो चालू ही नहीं करी थी, ये तो जस्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंजीनियरिंग की बात है, बिफोर रेडियो मिर्ची है ये तो। ओके मतलब कॉमेडी स्टार्ट करने की दूसरे तीसरे चौथे महीने की बात है ये, कि ये शोज मिलने लगे। तो वही तो हम लोग बहुत हवा में आ गए थे कि भाई दूसरे शहर में शो करने जा रहे हैं, शो हिट भी हो रहा है, किल भी हो रहा है। फिर एक डाउनफॉल आया, फिर एक थोड़ा वो आया कि नहीं हो रही चीज़ें, नहीं किल हो रहा है। तो फिर वो एक और किस्सा है कि मैं इतना सब किल विल कर रहा था और मेरे को लग रहा था कि आप मुंबई चलते हैं, मुंबई के कैनवास लाभ क्लब होता था वहाँ, मैंने कहा वहाँ अपना जलवा दिखाते हैं और फिर आप स्टार बन जाते हैं, तुरंत हो गया, अब तो आ ही चुकी है कॉमेडी। तो 4 मिनट का स्पॉट मिलता है, 4 मिनट का स्पॉट मिलता था कैनवास लाभ क्लब में लोअर परेल में। तो मैं चला गया ट्रेन से और मैं स्पॉट करने गया, और मैं वही सेट जो यहाँ करता था, जो यहाँ पे उछल जाते थे बच्चे, मैंने वहाँ किया ऑडियंस में, और वो कोई हिला ही नहीं, मतलब 2 मिनट तक गिगल छोड़ो कि खराब जोक है ये भी नहीं, कुछ उनको समझ ही नहीं आया कि जोक कब आके कब चला गया। तो मैं 4 मिनट करने गया था, मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया इन 2 मिनट्स ओनली, तो मैं स्टेज से उतर गया। तब मैंने वो रियलाइज़ किया कि नहीं बहुत ज़्यादा है कॉमेडी, मतलब अभी बहुत सीखना बचा है। 2017 की बात, तो फिर मैंने सीखना 17 या 18 की बात है, तो फिर वहाँ से चलना है। तो ये है मामला। आपके क्या क्या स्ट्रगल्स रहे सर? स्ट्रगल्स मोस्टली क्रिएटिव स्ट्रगल्स ज़्यादा रहे, बाकी तो जीवन अपने हिसाब से। मैंने हमेशा से, जैसे मम्मी ने भी बोला था और मेरा भी ये था कि मैं फाइनेंसेस शॉर्ट करके चला हूँ हमेशा से, बिफोर गेटिंग इनटू क्रिएटिविटी आई ऑलवेज। तो मैंने रेडियो की जॉब ही इसलिए करी थी कि वो एक स्पेसिफिक सैलरी पर मंथ मेरे को देते थे, और मैंने वो जब वो वाली जॉब करा था तो भी मैंने पैसे सेव करे। फिर मैं उसके बाद जब एक फ्रीलांसिंग करता था, एक फ्रीलांसिंग नहीं मतलब एक यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोज़ लिखता था, तब भी मैंने वो पैसे सेव करे प्रॉपरली, ताकि मेरे को क्रिएटिविटी पे बोझ नहीं बनना पड़े कि इससे पैसा निकालना ही है निकाल दिया, तो मैं सेव कर। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल जितना है, क्रिएटिव स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि आपको पता नहीं है किस डायरेक्शन में आपको आपका करियर ले जाना है, कि आपको कॉमेडी फुल टाइम करनी है, आपको राइटिंग करनी है, ये सब चीज़ें जो होती गई, और मेरा डायरेक्शन अपने हिसाब से चेंज करना पड़ता है कि रेडियो ही करते रहे, क्योंकि रेडियो भी कोई बुराई चीज़ नहीं थी। अगर मैं रेडियो करते रह जाता 5 साल तो वो भी ठीक था। फिर मैं जो वीडियोज़ लिखता था, मैं यूट्यूबिंग करते रहता 5 साल, वो भी ठीक था। लेकिन मुझे आपको अपने हिसाब से डायरेक्शन चेंज करना रहता है, कभी कभार डायरेक्शन सही होता है, कभी कभार गलत होता है। तो स्ट्रगल मोस्टली यही है कि आपका गलत डिसीजंस को बैक कैसे कर सकते हो आप। बिल्कुल, कि डिसीजन लेने का यही है कि आपको ये होना चाहिए कि ये डिसीजन अगर पूरा गलत हो गया तो आप उसको बैक कर सकते हो। बस यही स्ट्रगल्स है। आपको भी राइटर्स ब्लॉक आता है? हाँ बिल्कुल आता है राइटर्स ब्लॉक, लेकिन वो राइटर्स ब्लॉक से निकलने का मोस्टली यही है कि निकल जाओ, मीट न्यू पीपल, वॉच न्यू मूवीज़, रीड न्यू बुक्स, और जो नया एक्सपीरियंस। तो आप मेजरली वो साइकोलॉजी की चीज़ है कि दिमाग स्टिम्युलेट होना बंद हो जाता है। कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप घर से निकल के ऑफिस जाते हो और आप सेम रास्ते से ऑफिस जाते हो फॉर लाइक 2 years 3 years, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आफ्टर अ वाइल आप सोच भी नहीं रहे हो, और गाड़ी अपने आप चला के पहुंच जाते हो बिना सोचे। तो आपके दिमाग में वो माइंड मैप हो चुकी है मामला, तो आपका दिमाग स्टिम्युलेट नहीं हो रहा रोज कि आपको कौन सा टर्न लेना है, क्या करना है। वो स्टिम्युलेट जब होगा जब आप कोई नए रास्ते से जाओगे, नए रास्ते से जाओगे तो आपका दिमाग स्टिम्युलेट होगा, तो दिमाग चलना चालू होगा, तो चलना चालू होगा तो राइटर्स ब्लॉक चला जाएगा। तो आप इसलिए लोग ट्रैवल करते हैं, इसलिए लोग घूमते फिरते हैं कि दिमाग थोड़ा एक्टिव हो जाए। बस तो ये एम्स्टर्डम आने का रीज़न यही बिल्कुल। यहाँ हमने सोचा था दिमाग आके एक्टिव हो जाएगा, फिर यहाँ एक दुकान है वहाँ से हमने कुछ पदार्थ लिया और फिर बिल्कुल नॉन एक्टिव हो गया दिमाग। तो अभी आप क्या क्या कर रहे हो साथ में, मतलब हाँ स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, राइटिंग क्या चल रही है? राइटिंग चल रही है, तो राइटिंग में फिक्शन का काम चल रहा है, 2-3 चीज़ें बड़ी चीज़ों पे चल रहा है काम। मूवी के स्क्रीन प्ले के डायलॉग्स लिखने का चल रहा है अभी, मतलब लिख ही रहा हूँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है उसमें भी मुझे। राइटिंग मुझे लगता है कि काफ़ी मेरे को काम करने में, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी में जितनी हबड़ तबड़ है, जितनी दौड़ा भागी है, उतना कामनेस मुझे राइटिंग में मिलती है कि आई कैन सिट डाउन, और एक राइटर्स रूम में जो 3-4 घंटे बिताना होता है, जिसको जैमिंग हम लोग कहते हैं, कि जो बैठ के हम लोग सोचते हैं कि ये कैरेक्टर को क्या करवा सकते हैं, इस स्टोरी को कहाँ ले जा सकते हैं, वो बहुत ही सुंदर है। वो मतलब अगर एक अच्छा राइटिंग सेशन हो जाए 3-4 घंटे का, तो वो इट्स एज गुड एज अ वेकेशन, क्योंकि हम लोग अपने कैरेक्टर्स को लेकर कहाँ चले जाते हैं कि इसको अगर ये करवा दें तो, इसको अगर इसका एक्सीडेंट करवा दें तो, इसको छुट्टी पे भेज दें तो, और वो इतना अच्छा रहता है। बिकॉज शुरू में आप कैरेक्टर्स को बनाते हो, उसके बाद कैरेक्टर्स अपने आप चलने लग जाते हैं, आपको जस्ट उनको डायरेक्शन देना होता है। तो वो अगर आपको प्रोसेस आ जाए तो वो बहुत बढ़िया है। तो राइटिंग मेरे को लगता है कि वेरी थेरेप्यूटिक टू मी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत सारी बातें जो मैं कॉमेडी में नहीं कह पाता, वो अपने कैरेक्टर्स के थ्रू कह सकते हैं। तो राइटिंग चल रही है, यूट्यूब चल रहा है, रिएक्ट चल रहे हैं तन्मय भाई के साथ, वो भी अच्छे चल रहे हैं, वो चल रहा है। स्टैंड अप कॉमेडी टूर करना है इस साल प्रॉपर, यहाँ भी आना है वापस, यूरोप आना है नेक्स्ट ईयर, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दुबई करना है, और इंडिया टूर करना है एक बड़ा सा।
तो वो चल रहा है और बस यही सब है, काफ़ी सब चल रहा है। और भी चीज़ें हैं, करने की कोशिश चल रही है, एक्टिंग करने की कोशिश चल रही है। तन्मय भाई से कैसे मिले? तन्मय भाई फर्जी मुशायरे पे आए थे और बड़ा उनने मतलब हम लोग जब भी नॉन हिंदी लोग फर्जी मुशायरे पे आते थे तो हम लोग बड़ा स्केप्टिकल रहते थे कि इनको ज़्यादा टफ उर्दू के वर्ड्स मत दो, इनको ज़्यादा राइमिंग मत दो, इनको आसान शायरी दे दो। लेकिन तो तन्मय भाई इज़ ऑल्सो नॉन हिंदी, लाइक ही यूज्ड टू परफॉर्म इन इंग्लिश, जबकि उनकी हिंदी अच्छी है। लेकिन फर्जी मुशायरा में गेम ये था कि बहुत जटिल हिंदी में बहुत हरामी बात होती थी। तो वो उनने बोला कि बट तन्मय भाई ने वो गेम सीख लिया पहले दूसरे एपिसोड से ही, और उनने क्रैक कर लिया और वो सारे शेर प्रॉपर्ली रिदम में मीटर में पढ़ने लगे। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने उसके फर्जी मुशायरे के साइट्स पे बहुत मज़े किए। और उन्होंने बोला कि ये मैं देखते ही था उनके रिएक्ट्स पे आते थे, उन्होंने बोला रिएक्ट्स पे आ जा, अपन करते हैं कुछ। मैं चला गया, मैं इतना नहीं देखा हुआ था कि मेरे को पता होगी उसमें होता क्या है। मैं चला गया और पहला एपिसोड अच्छा चला गया और मतलब कमेंट्स बहुत अच्छे आ गए कि ये नया बंदा कौन है भोपाल। और फिर 2-3 रिएक्ट्स पे रेगुलरली आया तो मेरा वो लोगों का कैरेक्टर पसंद आ गया कि ये बाकी सब लोग देसी मतलब थोड़ा इंग्लिश बात करते थे, मैं थोड़ी देसी बात करता हूँ क्योंकि मैं हूँ भी उस तरीके का आदमी, तो इसलिए। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे इतनी दुकान है, मैं चाउमीन खा रहा था बैठ के, मैंने फिगर आउट कर लिया कि एक चाइनीज़ की दुकान है और वो जो है अपना देसी चाउमीन बना देती है, उसको एक तरीके का सॉस बोलो, हॉट एशियन सॉस, वो बिल्कुल प्रॉपर अपना जैसा चाउमीन होता है इंडिया में वैसा चाउमीन बनाता। तो मैं हूँ ही देसी आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो लोगों को वो रिलेट बहुत अच्छा कर गया, तो वहाँ से कैरेक्टर चला गया। और तन्मय रिएक्ट से मुझे लगता है कि काफ़ी चेंज हुआ करियर, उसके पहले स्टेबल चल रहा था, एकदम उठ गया। और तन्मय भाई इज नोन फॉर, मतलब आई हैव नॉट मेट हिम बट आई नो कि उनके फाइनेंशियल एडवाइसेस बहुत अच्छे होते हैं। फाइनेंशियल एडवाइसेस बहुत बढ़िया उनके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज़ को हाँ बोल दिया है, किसी प्रोजेक्ट को, और तन्मय भाई को बताता हूँ आगे कि भाई मैंने प्रोजेक्ट ले लिया है, तो वो खुश नहीं होते, वो कहते हैं पैसे बताओ कितना है, और पैसा बताता हूँ तो फिर बिल्कुल खुश नहीं होते। तो वो हमेशा मेरे को प्रेशराइज करते हैं कि ज़्यादा पैसा मांगो। मतलब वो जैसे मैं, ये उनकी गलती नहीं है वो, क्योंकि हम लोग जो छोटे शहर में आते हैं ना, छोटे शहर में इन सब कामों में बहुत कम पैसा मिलता है। बिल्कुल। तो हमारे दिमाग में वो कम पैसा ही बसा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो लोग पैसा देने वाले हैं उनके पास वो हमारे नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो तन्मय भाई का रहता है कि तुम डोंट गेट एक्सप्लॉइटेड, कि आस्क व्हाट यू, मतलब अपने अंदर का जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो निकालो। और वो मेरे को बहुत डांट के उनने मेरे अंदर से निकलवाया वो। क्या बात, मतलब मैं इतनी वो बहुत अच्छी, मैं आई क्रेडिट इट टू हिम एंड जाकिर भाई बोथ। जाकिर भाई का ही रहता है कि काम कौन सा करना है, कितना हाँ बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कि अपनी बेइज्जती जहाँ हो रही है वो काम नहीं करना है। और तन्मय भाई का रहता है कि उस पैसे पे नहीं करना है जहाँ बेइज्जती लगे। तो इन दोनों की तरफ दोनों ही मुझे खींचते रहते हैं, तो मेरे को दोनों से अप्रूवल लेना पड़ता है कि भाई ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, कर लूँ इतने पैसे में और ये काम है। तो वो दोनों बड़े भाई जैसे, तो तन्मय भाई का वो बहुत एडवाइस है। तो एक बार मैंने उनको, मैं बैंगलोर गया था, तो मैंने उनको एक प्रोजेक्ट का बता दिया था कि भाई इसमें इतने पैसे मिल रहे हैं। तो उनने मेरे से दिन भर बात ही नहीं करी। अच्छा। उनने कहा पहले तू जा इस पर रीनेगोशिएट कर, ये ठीक करवा इसका पैसा, तब मैं तो इससे बात करूंगा, ये तो बहुत ही घटिया है, तो मैं बात नहीं कर सकता तुझसे। तो बस वो है, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि गेट आउट ऑफ दैट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन विच इज़ वेरी गुड। अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट से खुश हुए हो? हाँ हो गए, 1-2 प्रोजेक्ट में खुश हो गए, बट वो अभी भी दिखाते नहीं ये खुश है, बट ऑफ कोर्स ही लाइक्स दैट आई एम वर्किंग। और उनको अच्छा लगता है, इन दोनों भाइयों को, मेरे जाकिर भाई तन्मय भाई दोनों को ही अच्छा लगता है कि कर रहा हूँ मैं अपने हिसाब से। तो ये तो क्लियर हो गया सर, जाकिर भाई तन्मय भाई आपके मेंटर हैं। हाँ। और ऐसा कौन है बिहाइंड द सीन्स जो हैज ऑलवेज सपोर्टेड यू? एंड पहले तो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी ने हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट किया बचपन से। उन्होंने जो मेरी मम्मी फिल्म्स की बहुत शौकीन है, तो उन्होंने बहुत फिल्में दिखाई मुझे, बहुत बचपन से लिटरेचर का एक माहौल दिया कि ये ऐसा होता है कि अच्छी पिक्चर देखो और ये करो वो करो। वो हमेशा से अभी भी, मतलब उन्होंने कभी मेरे को ऐसा नहीं बोला कि बेटा ये मत करो, कि कॉमेडी करनी नहीं, कॉमेडी मत करो। उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोला। उनका कुछ शर्तें रहती हैं कि इसके साथ ये भी करो, इसके साथ ये करो, बट उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। आज भी मतलब बहुत मेंटल है, मम्मी बहुत प्रैक्टिकल है, तो वो काफ़ी अच्छी सलाह देती हैं हमेशा सारी चीज़ों को लेकर। मम्मी है। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली पिछले 1 साल से मैंने काफ़ी टाइम गोपाल जी के साथ बिताया, और गोपाल जी ने मुझे काफ़ी, उन्होंने मेरे दिमाग में नई चीज़ें बताई हैं। उन्होंने काफ़ी राइटर्स के बारे में मुझे बताया कि जैसे मुझे शौक है पढ़ने का, तो वो उनसे ही पूछता हूँ मैं कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। और वो इतना ज़्यादा, वो NSD से पास आउट है, तो उनको इतना ज़्यादा नॉलेज है अबाउट लिटरेचर, आर्ट्स, हिस्ट्री, एवरीथिंग। तो मैं उनसे रेगुलरली, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है। तो एक आप मानो कि कंज्यूम क्या करना है, उस हिसाब से गोपाल जी से एडवाइस लेता हूँ रेगुलरली। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं तो मोस्टली सबसे ही बस्सी भाई से मिलता हूँ, बस्सी भाई से सीखता हूँ। मेरा मानना है कि जितने भी लोग हैं सब बड़े भाई जैसे हैं, और जो भी कुछ कर रहा है अपने जीवन में वो सबसे सीखना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए। अगर वो अवेलेबल है आपके लिए, तो आपको उनके बैठ के, कोई भी आदमी आपको जो लगता है कि
इसने अच्छा किया हुआ है लाइफ में, नो मैटर इफ ही सक्सेसफुल और नॉट। ज़रूरी नहीं कि अगर वो बहुत सक्सेसफुल है आपके इंडस्ट्री में तो ही आप उससे सलाह लो। आपको लगता है कि ये काम ये सही करता है ये बंदा, तो आपको उससे बैठ के बात करनी चाहिए, मेरा मानना है। मैं सबसे बात करता हूँ, मेरी सबसे दोस्ती जैसे सबको बताओ। आपने गोपाल दत्त साहब का नाम हाँ लिया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो बड़े ही क्या बोलूँ आपको, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगते हैं। हाँ। मतलब ऑन स्क्रीन देख लो या ऑफ स्क्रीन उनकी आवाज़, आपके साथ कोई उनका ऐसा किस्सा जो अरे स्टैंड आउट करता है? उनके बहुत किस्से हैं, मैं ज़्यादा तो सुना नहीं सकता, लेकिन मतलब उनके बहुत सारे किस्से जो हैं वो हैं, लेकिन गोपाल जी इज़ द फनीएस्ट पर्सन। अगर आप एक रूम में बैठे हो तो फनीएस्ट इंसान है, उनसे ज़्यादा फ़नी कोई बात कोई बोल ही नहीं सकता। तो जब भी हम लोग मिलते हैं, जब भी हम लोग हैंग आउट करते हैं, तो हम लोग सब इंतजार करते हैं कि सबने अपनी अपनी बात बोल ली, अब गोपाल जी एक बात बोलेंगे जिसपे हम लोग सब हंसेंगे आधे घंटे तक। तो गोपाल जी में वो एक किस्से एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मोस्टली वो उनका ये रहता है कि एक तो वो उनके बोलने का स्टाइल बहुत फनी है, और क्योंकि वो ड्रामा करते थे तो उनको वर्ड इकोनॉमी बहुत पता है कि अगर कोई बात 3 वर्ड्स में हो सकती है तो वो 3 ही वर्ड में करेंगे। क्या बात है। वो उसके लिए 3 लाइन नहीं लेंगे, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा फनी लगता है उनके मुंह से, क्योंकि वो कम बात में पूरी बात कर जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, तो एक बार हम लोग पार्टी कर रहे थे किसी घर में, तो मैंने कबर्ड खोली तो उसमें बोतलें थी अलग अलग, तो उसमें एक बड़ी बोतल थी किसी चीज़ की, शराब की। तो मैंने कहा गोपाल जी ये क्या है? गोपाल जी कह रहे हैं अरे वो रख दे, वो तेरे लिए नहीं है। मैंने कहा क्यों? अरे उसको खोलने में अभी तुझको 10 साल लगेंगे और 50 लाख रुपए, और दोनों साथ में। तो उनका ऐसे ही है कि वो बस मजाक करते हैं, लेकिन मतलब बड़ा मेरे को तो, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाता हूँ। तो यही लोग हैं। मैं उस तरीके का आदमी हूँ जिन लोगों के, मतलब सौरभ द्विवेदी भाई जो लल्लन टॉप वाले, वो उनसे जब भी मैं मिलता हूँ तो मेरे को सीखने को मिलता है बहुत सारे। तो ये हमारा पूरा एक हॉस्टल गैंग है बॉम्बे में, जाकिर भाई के घर को हॉस्टल बोलते हैं हम लोग, जी जी। क्योंकि वहाँ सब लोग पड़े रहते हैं, हैंग आउट करते हैं, सब आर्टिस्ट लोग आते रहते हैं। तो वहाँ जितने भी लोग हैं वो सब लोग, मैं सबसे छोटा हूँ उस ग्रुप में, सबसे छोटा हूँ, तो वो लोग सब मुझको रखते हैं, सिखाते हैं, वो डांटते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मैं उस तरीके का आदमी हूँ कि मेरे को पसंद है लोगों से बात करना, सीखना, उनसे इंटरेस्ट करना। और इन सारे ग्रुप में या जितने भी इंडिया में स्टैंड अप कॉमिक्स, देखिए एक तो ऑन स्टेज है, ऑफ स्टेज है। ऑफ स्टेज सबसे फनी कौन है? ऑफ स्टेज सबसे फनी विपुल गोयल साहब। विपुल गोयल साहब से मैं, मतलब विपुल सर तो बहुत ही फनी है यार, मतलब उनसे फनी कोई कुछ नहीं है, क्या ही बोल सकता हूँ। विपुल सर बहुत फनी है। गौरव गुप्ता भाई बहुत फनी है, गौरव गुप्ता भाई के साथ हैंग आउट करने में बहुत मजा आता है। उसके बाद कौन फनी है बहुत ज़्यादा? उसके बाद मैं बहुत फनी हूँ। ऑफ स्टेज तो ठीक ठाक फनी हूँ मैं, और ऑन स्टेज चल रहा है काम। नहीं। तो यही है, बहुत लोग यार कॉमेडियन तो बहुत फनी है। समय बहुत फनी है, मेरा दोस्त समय बहुत फनी है, तो हम लोग जब भी हैंग आउट करते हैं बहुत मजा आता है। नहीं, आप एक्चुअल में फनी हो। आपके अभी कुछ सेट्स जा चुके हैं ऑनलाइन। हाँ। आपको आपका फेवरेट जोक कौन सा लगता है? मेरा फेवरेट जोक लगता था अभी जो मम्मी वाला जोक था, वो मेरे को बहुत फेवरेट लगता था कि मेरी मम्मी सिंगल मदर है, उन्होंने कभी पापा की कमी नहीं महसूस होती, उन्होंने कुत्तों जैसा मारा। ये जोक था। बट अभी नया जो वीडियो आ रहा है वो काफ़ी फेवरेट है मेरा, काफ़ी दिल के बड़ा करीब है, जो नेक्स्ट अगले महीने में आ जाएगा मोस्टली, और उसके लिए काफ़ी तैयारी हुई है, तो वो देखते हैं। भाई बहुत शानदार लगा आपके साथ बात करके। अब ऐसा लग रहा है कि यार चलती रहे, क्योंकि अभी तक एक बार भी ब्रेक नहीं हो रहा। ब्रेक नहीं हो रहा, पता ही नहीं लगा हमको, बहुत बढ़िया लगा। फिर से करेंगे, जब अगली बार आता हूँ तो फिर से करते हैं। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, अभी सब चल रहे हैं। अपना लास्ट सेक्शन है, बिल्कुल, व्हिच इज रैपिड फायर राउंड। बिल्कुल। ये बेसिकली कहता हूँ मैं रैपिड फायर हूँ, बट इसमें भी मैं क्वेश्चन निकालता रहता हूँ। बट 10-12 क्वेश्चन है सर। डन। पहला क्वेश्चन सर, फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन? जाकिर भाई। फेवरेट सिटी टू परफॉर्म? बैंगलोर। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? पेरिस। फेवरेट मूवी? क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। क्या? क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन करके ब्रैड पिट की पिक्चर है। फेवरेट क्यूजीन? देसी, इंडियन। फेवरेट कोट? फेवरेट कोट क्या होता है? वो मतलब एक आपका फेवरेट। अच्छा, फेवरेट कोट। माइकल जॉर्डन का कोट है कि मैं उस शॉट के बारे में क्यों सोचूं जो मैंने लिया ही नहीं है। मतलब कि शॉट जाएगा कि नहीं जाएगा, जब तक मैंने लिया नहीं मैं क्यों सोचूं। क्या बात है। क्राउड वर्क की स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग। iOS और एंड्रॉइड? iOS। टेक्सटिंग और टॉकिंग? टेक्सटिंग। टॉकिंग बहुत बोरिंग है। इनविजिबिलिटी की सुपर स्ट्रेंथ? इनविजिबिलिटी। क्यों? सुपर स्ट्रेंथ का क्या ही करेगा, किसी को मार पाऊंगा मैं। इनविजिबिलिटी में चुपचाप अपना, इनविजिबिलिटी में बकचोदी ज़्यादा है कि दूसरों के कलेशों में पता करते रहो। सुपर स्ट्रेंथ में तो सब आपसे डरेंगे ना, तो इनविजिबिलिटी में आप दूसरों की वल्नरेबिलिटी, दूसरों की हरामीबाजी देख सकते हो चुपचाप बैठ के। अगर आप सच्ची आपको पावर मिले, सबसे पहला काम क्या करोगे?
मैं मेरे दोस्तों के घर पे जाऊंगा और देखूंगा मेरे बारे में क्या बात करते हैं। बट ये ट्रिकी है कि मतलब कोई ऐसे आप पहुंच गए किसी के तो वो अपनी बात कैसे स्टार्ट करवाओगे उससे? नहीं, मेरे दोस्त जो मैं प्लान बनाऊंगा पहले कि मिलते हैं भाई, मिलते हैं, और फिर बोलूँगा फिर मैं नहीं जा पा रहा हूँ यार, मैं नहीं आऊँगा, तो फिर पक्की बात है वो लोग मेरे बारे में बात करेंगे, वो साला आया नहीं, फिर कुछ बात निकलेगी मेरे बारे में, तो सुन लूँगा कि मेरे बारे में बात क्या करते हैं ये लोग, या मुझे मिस भी करते हैं कि नहीं पता चला मैंने बोला मैं नहीं आ रहा हूँ, वहाँ ताली दे रहे हैं कि अच्छा हुआ नहीं आ रहा, गधा साला है। तो ये है। एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे जब से आपको फेम मिली, बिकॉज सर अब थोड़ी आप बहुत, फेमस हाँ, हो, हाँ, काम चल तो फ्रेंड्स ने कुछ चेंज किया अपना? नहीं, मेरे फ्रेंड्स हमें थे जो पहले से फ्रेंड्स थे, वो पहले भी मेरी बेइज्जती करते थे, आज भी मेरी बेइज्जती करते हैं, उनके बेइज्जतियों में कोई फर्क नहीं पड़ा। If you could travel back in time, what period would you want to go back to and why? I would go back to like India 1920s or 30s, बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी इंडिया में जोश था, लाइक द इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, और थोड़ा थोड़ा राइटिंग आ गई थी, वर्ल्ड लिटरेचर वाज ट्रैवलिंग, सो आप बाहर की बुक्स पढ़ सकते थे, और थोड़ा विंटेज फील था, तो मेरे को लगता है कि पर 1920s में मैं रईस होना चाहता हूँ, 1920 में मैं अमीर होना चाहता हूँ, या नहीं गरीब हूँ, तो फिर तो आप अंग्रेजों के साथ हाँ, वो अंग्रेजों के साथ वाला ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेजरली अगर 1920s 1930s जो भगत सिंह वाला टाइम था, मैं उस टाइम पे जाना चाहता हूँ। मेरे को लगता है वो काफ़ी अच्छा टाइम था। Who has it easier, men or women? It depends on the person. No, of course men has it easier for sure. जो मेल प्रिविलेज है वो तो है ही हमारी, कि जैसे मैं अकेला यूरोप में घूम रहा हूँ, इतना आराम से रात में बस ले रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि a female would be that comfortable. Of course they do, बट उनके जो दिमाग में जो डर चल रहा होता है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो of course men has it easier. How do you take care of your mental well-being? I have a lot of friends around me who take care of my mental health. मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और नीदर मतलब मैं उन पे इम्पोज नहीं करता, लेकिन जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद देम लाइक हेल्प्स मी अलॉट. तो कुछ एक्सरसाइज, योगा वगैरह? हाँ, ऑफ कोर्स आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, आपको रेगुलरली, मेजरली अगर आपका फूड मतलब डाइट अगर थोड़ी सी ठीक है, और आप थोड़ा सा हिलते हो, मतलब एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी कर सकते हो, डांस, जिम, एनीथिंग, योगा, दौड़ लगाना, तो इट कीप्स इन चेक थोड़ा सा. मेरे को फ़ायदा मिला है उस चीज़ से. Any ritual that you do before the show or after the show? After the show I text my people, like मम्मी को या एक दो लोगों को कि अच्छा हो गया शो. बिफोर द शो तो ऐसा कुछ नहीं है, मोस्टली रेड बुल पीता हूँ और कुछ नहीं. अब अभी एंग्जाइटी होती है हाँ, स्टेज पे जाने की तो नहीं होती, मतलब होती है कभी कभार बड़े शोज में, या कभी कभार ऐसा नया ऑडियंस होती है, या ऐसा सेटअप रहता है जो आपका रेगुलर नहीं है, तो एंग्जाइटी होती है, बट मोस्टली तो अब हो गया 7-8 साल, तो सही रहता है. एंड सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. बिल्कुल. बेस्ट थिंग अबाउट एम्स्टर्डम, और मैं आपसे ऑनेस्ट आंसर चाहता हूँ. बेस्ट थिंग अबाउट एम्स्टर्डम इज द ब्यूटी. मेरे को लगता है कि द आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्लेस इज वेरी यूनिक, and you walk for like 20 kilometers and you don't feel like, and that's very beautiful. और एक और चीज़ है जो पदार्थ यहाँ पे मिलता है, जो यहाँ पे लीगल है और इंडिया में नहीं है, वो पदार्थ यहाँ पे बहुत ही शानदार है. मतलब जो भी शौकीन लोग हैं वो आइए प्लीज़, मेरी बात माने आइए, यहाँ पे आके कुत्ता कटवाइए अपना. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. मजा आ गया बात करके. सुमित भाई ने बहुत घुमाया एम्स्टर्डम, और आज भी घुमाने वाले, तो अब शाम के बाद हम लोग फ़ोन नहीं उठा पाएंगे तुम लोगों का. तो भाई साहब, इनका पॉडकास्ट है, सुमित भाई हमारे दोस्त हैं, यहाँ पे जितने भी कॉमेडियंस आते हैं सबको घुमाना फिराना, ऐश कराना, अय्याशी कराना, उनके सबके जिम्मेदार जो हैं सुमित भाई हैं. शो तो ये साइड में करवा लेते हैं, इनका एक्चुअल काम है अय्याशी कैसे हो सकती है. और इनका पॉडकास्ट है थांबा विद लांबा. सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कीजिए इनको, और देखते रहिए थांबा विद लांबा. आगे आने वाले बहुत सारे कॉमेडियंस जो आने वाले एम्स्टर्डम से वापस जाने का वीज़ा इस पॉडकास्ट के बाद ही मिलता है, जो ये पॉडकास्ट है थांबा विद लांबा. थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट. जुलाई में फिर मिलेंगे सर. नेक्स्ट जुलाई भाई साहब हम आ रहे हैं यूरोप ट्रिप में, तब की तब बात करते हैं, अभी टू अर्ली टू डिसाइड. चलो, थैंक्स अ लॉट भाई. चलो.